Hello, 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 hello. Hello everyone, this is Bijendra Kumar, your chemistry educator. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? सब लोग आ चुके हैं? Everyone ready? Can we start? ओके ओके ओके, जो होमवर्क दिया था मैं वो लास्ट में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। आज के क्लास में बहुत मजा आएगा क्योंकि आज की क्लास में मैं ढेर सारे सवाल कराने वाला हूं। वैसे मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं क्लास में सवाल बहुत कराता हूं, बच्चे मुझे सवाल कराने के लिए ही जानते हैं। और मैं ये कहता भी हूं कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं और कोई भी टीचर से पढ़ रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर का सवाल आपसे नहीं हो रहा है, मतलब आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर सवाल हो रहा है तो मतलब आप सही से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सवाल ही, ठीक है, मेन आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो खूब सारे सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन है कि सफर तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा। सफर तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा, मगर तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए। एक बार फिर से दोहराते हैं कि सफर तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा, मगर तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए। सफर तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा, मगर तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कितना समय बिताते हैं, ये जरूरी है कि आप उसके साथ, ठीक है, किसी भी चीज के साथ कितना क्वालिटी टाइम बिताते हैं, कितना, ठीक है, जो टाइम बिताते हैं उसमें आप कितना खुश रहते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। चलिए, तो शायद हमारे साथ ये सफर आपका सिर्फ 2 क्लास का हो, लेकिन इस सफर को हम यादगार बनाएंगे उम्र भर के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं आज हम, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ये दोनों टॉपिक, दीज टू टॉपिक्स आर अगेन वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे एक सवाल से, ठीक है। आज की क्लास की शुरुआत हो रही है एक सवाल से, वो सवाल आपके सामने। तो चलिए दे देते हैं आपको पोल, ठीक है। ये रहा पोल। पोल के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कौन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? कल की क्लास में आपको बताया गया था। क्या पोल नहीं गया? क्या चला गया पोल? वंशिका डाउट लेंगे आपका, टेंशन मत लो। चलो, पोल खत्म हो गया, टाइम अप हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? बहुत कम लोगों का सही क्यों है? ये तो लिखा गया था ना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 8 शो करता है, सिर्फ 2, आर यू और ओ एस, सिर्फ 2 ही शो करता है, ठीक है। अगर हम लोग इस टेबल को देखें तो इस टेबल में आपने यहां तक देखा है 7, ठीक है। अब ये 7 कहां से आया? बताया गया था 4s2 3d5 से आया है। 5 और 2 7 को जोड़ देंगे, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। अब जब इसमें आप लिखेंगे इस वाले में तो क्या होगा? 4s2 3d6 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा। बट ये 6 तक ही जाता है, लेकिन जो इसके नीचे वाला होता है, Fe के जस्ट नीचे क्या आता है? आप लोग देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से, Fe के जस्ट नीचे Ru और OS आता है। तो जब आप Ru और OS पे जाते हैं, यहां पर
Fu के नीचे Ru और OS आता है तो नीचे वाले, इसके नीचे वाले +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था कि नीचे आने पर नीचे वाले एलिमेंट ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये आपका 2 3 4 6 तक ही जा पाता है, ये 6 तक ही जा पाता है। ठीक है, लेकिन नीचे वाले 8 तक जा पाते हैं। याद करिए, बताया था CrMoW में बताया था कि W+6 ठीक है में स्टेबल होगा, लेकिन Cr+6 में अनस्टेबल होगा, रिलेटिवली कम स्टेबल होगा। तो सिर्फ दो ही है, सिर्फ दो ही है, Ru और OS। ये तो रट लेना है कि Ru और OS +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये तो रट्टा मार लेना है भाई, ये तो रट्टा मार लेना है। चलो इधर ध्यान दो, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोनो डाउट बाका हो बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल एक और है, मैग्नीज एग्जिबिट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। तो ये सिंपल बेसिक सवाल है किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का छोटा सा बच्चों वाला सवाल है। बताओ बताओ। रिया तुम कभी पढ़ भी लिया करो, हैं? सबके कमेंट का रिप्लाई करते रहती हो। चलो रिया को वीडियो कॉल पे लेते हैं, तो हम भी देखते हैं कि है रिया कौन है ये। ठीक है, कमेंट में सिर्फ रिया रिया ही चलते रहता है, आज रिया को वीडियो कॉल पे बुलाते हैं, सवाल पूछते हैं, कभी पढ़ लिया करो। कमेंट में ध्यान रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगा? तो निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। तो तरीका क्या बताया गया है? जिसका किसका निकालना है? मैग्नीज का, Mn। जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। तो मान लो x, यहां पे क्या है? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम का +1। क्यों होगा? क्योंकि ग्रुप 1 का है। 1 + x होगा। ऑक्सीजन कितना है? 4। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। तो 4 पे कितना होगा? -8। बराबर क्या आएगा? 0। तो x बराबर कितना आ रहा है? +7 आ रहा है। यहां पर कितना आ गया? +7। ठीक है, यहां पर +7 आ गया। इसमें निकालना है तो 2 आपका पोटेशियम है, तो +2 + x -8 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +6। यहां पे क्या आ रहा है? +6। यहां पर निकालिए, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, Mn को x मानेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 2। एक पे कितना होता है? -2। तो 2 पे कितना होगा? -4। बराबर क्या आएगा? 0। x बराबर क्या आ गया? 4। तो यहां पे आ गया 4। यहां देखते हैं, जिसका निकालना है x मानेंगे, एक ऑक्सीजन है, -2 बराबर क्या आ गया? 0। x बराबर क्या आ गया? +2। तो आंसर क्या आ गया? +2। ठीक है, लोएस्ट पूछा है, डी आपका राइट आंसर होगा। ये तो बच्चों वाला सवाल है, 11th का सवाल है, ये भी गलत कर रहे हो। क्या करूं मैं, पढ़ाना छोड़ दूं? अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं इसमें? कैसे बैच को पढ़ा रहा हूं मैं? तुमसे ये नहीं हो रहा है, ये 11th का सवाल है, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तुम ये नहीं कर पा रहे हो, कर क्या रहे हो? अब फिर तुम कहो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा समझ में? तुमको समझ में आना ही नहीं चाहिए, तुमको समझ में आ रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। अगर तुमसे ये नहीं आ रहा है तो तुमको समझ में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो 32% बच्चों ने सही आंसर दिया। कौन है, किसका सही आंसर है? कनिका। वेल डन, वेल डन। कनिका, अंकित कुमार राज, सत्यम कुमार, अभिषेक कुमार, अनिमेश, नवोदयन। और भी है कोई? और भी है? ओए ओए गिरा मैं। ठीक है, तो अर्पित तिवारी, सपना गुप्ता, हर्ष शर्मा, विवेक चौधरी, ये सब लोग लग रहा है अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, बाकी सब तो नालायक लग रहे हैं। कुछ और भी होंगे इसमें अच्छे होंगे, ठीक है, जिनका नाम नहीं दिख रहा है।
यार तुम लोगों से ना तुम्हारे घर वालों की बहुत उम्मीदें रहती है, ठीक है, और तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो फिर उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। नालायक अभिषेक, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? इसमें क्या है ऐसा? जिसको निकालना है उसको एक्स मानना है, निकाल देना है। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे? फिर साइंस क्यों लिए? आर्ट्स क्यों नहीं ले लिए? तुमको साइंस लेना ही नहीं चाहिए था। अगर तुमसे ये सवाल नहीं हो रहा है तो आर्ट्स ले लेते। क्यों कंपटीशन को नंबर बढ़ाने आए हो? साइंस लेके नंबर बढ़ा रहे हो तुम? कि साइंस में 20 लाख बच्चे साइंस ले लिए, तुम नंबर बढ़ाने के लिए हो? सिर्फ ये जो नंबर है ना, इसको बढ़ाने के लिए हो। आर्ट्स ले लेते तुमसे ये सवाल नहीं हो रहा है तो। इसमें क्या समझना चाहिए? इसमें ऐसा क्या है समझने वाला? यस, अनुभव, आई एम एग्री। अगर तुमको इसमें ज्यादा समय चाहिए, ये एक वैलिड पॉइंट है कि आपको ज्यादा समय की जरूरत पड़ सकती है। बट ये तो सीधा दिख रहा है कि यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, तो आंसर डी आ गया। चलो मैं अपना पारा क्यों गर्म करूं, तुम बाहर में जाओ ना पढ़ो। चलो ये बनाओ। हमारा काम है 100% देना, पढ़ाना। इसके बाद भी तुम नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ। चलो टाइम ज्यादा देते हैं, चिल्ला चिल्ला के ये भी बताया हूं कल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा? चलो बनाओ फटाफट, ये तो आसान है ना। सिर्फ दो ही है डी ब्लॉक में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो, ओनली टू। एक आपका स्कैंडियम है, दूसरा इसमें लिखा होगा जो आंसर है। दो ही है, स्कैंडियम का +3 होता है और एक और होता है जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आंसर इज सी, जिंक। चलो कुछ हद तक इस बार सही है, जिंक आपका राइट आंसर है। ठीक है, जेडन, जेडन सिर्फ और सिर्फ +2 शो करता है। देखो ना भाई, ये देखो ना, टेबल को देखो ना, इसमें आंख खोल के देखो ना, आंख खोल के देखो ना, यहाँ पे इसमें देखो ना तुम। Zn+2 शो करता है और स्कैंडियम +3 करता है। मात्र एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई वेरिएबल नहीं है। एक से ज्यादा रहेगा तब वेरिएबल रहेगा। सब वेरिएबल शो कर रहा है, सब वेरिएबल शो कर रहा है। ये भी वेरिएबल कर रहे हैं, ये भी वेरिएबल कर रहे हैं, ये भी वेरिएबल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट स्कैंडियम और जिंक। ठीक है, मैं समझ गया हूं तुम लोगों की प्रॉब्लम, इसलिए ज्यादा सवाल लेके आया हूं कि तुम्हें सवाल नहीं कराएंगे ना, तुम्हारे सब ऊपर से जाएगा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, अगर ये ना बने ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ठीक है, साइंस पढ़ना छोड़ दो अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो, क्योंकि ये 11th में भी पढ़ाया जाता है और मैं खुद इसको 20 बार पढ़ा चुका हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि तुम लोग क्या, किस टाइप के स्टूडेंट हो, मेरे क्लास में किस टाइप के स्टूडेंट बैठे हैं ना, मैं ये देखना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं। इसलिए इजी इजी सवाल भी लेके आया हूं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 50 बार बता चुके हैं, 50 बार। दो ही तो एक्सेप्शन है 3D में, दो ही तो एक्सेप्शन है, एक कॉपर और क्रोमियम।
ये भी 62% का सही है सिर्फ। भाई 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 भाई, क्रोमियम का होता है 25, 4s2 3d5 3d4 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, 4s1 3d5 हो जाता है। भाई मारो मुझे, मारो सब मारो मुझे। इतना इजी सवाल भी तुमसे नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं उम्मीद ही छोड़ दूं क्या? मैं तुम लोग से उम्मीद ही छोड़ दूं क्या? देखो, गुस्सा तब आता है, बुरा तब लगता है जब उम्मीद होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, तुम लोग पढ़ाई करते हो, लेकिन तुम लोग बोल दोगे कि नहीं हम तो नालायक है, हमसे उम्मीद ही मत रखिए, तो हम छोड़ देंगे। 25 होता है, देखो कुछ पढ़ने वाला बच्चा है यहाँ पे, 24 होता है, ठीक है, 24 होता है, सही है। 18 2 20 4 24, 18 1 19 4 24, 5 5 24, सही है। कुछ बच्चे हैं चलो पढ़ने लायक हैं कुछ बच्चे, तो ए इज द राइट आंसर। सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम का है, दूसरा कॉपर का है। कॉपर में क्या होता है, 4s1 3d9 होता है, 3d10 होता है, राइट। कॉपर का सही है 4s1 3d10। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। तो इतने सवालों के बाद हमारे टॉप पे है नवोद्यम, 4 में 4 सही, अनिमेश, अनिष्का का भी है, और धेंदु शेखर त्रिपाठी, हर्ष शर्मा, अंकित कुमार राज, सपना गुप्ता, सचिन सिंह, स्वप्निल द्विवेदी, आयुष गोयल। ठीक है, वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया, तालियां। चलो अब ध्यान दो, अब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कल हमने थोड़ा पढ़ाया भी था, आज इसको दोबारा से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। में है कहीं रिया? नहीं है, चलिए पढ़ाई करते हैं, देखते हैं। चलो अब ध्यान से देखो इधर, अब कुछ देर तक मैं चैट नहीं देखने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं मन से। देखो ध्यान से इधर,
अब हम नहीं बोल रहे तो वॉइस कहां से जाएगा? बोलेंगे तब ना वॉइस आएगा, बोल ही नहीं रहे थे। ऑक्सीडेशन लिखा है, ठीक है। यहां क्या हो रहा है? Zn। जब Zn से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। तो 0 से +2 हुआ तो कह सकते हैं कि जब हम इधर से इधर गए तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो हमने लिख दिया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया Zn का। यहां देखो, यहां पर 0 चार्ज था, यहां पे +2 आ गया। कैसे आया? कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो अभी तक तुमने बचपन से पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन क्या होता था, ठीक है। ऑक्सीडेशन तुमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम 2 नई बातें और ध्यान दो, ठीक है। तुम 2 और नई बातें ध्यान दो कि जब भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यहां देखो, Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहां पे। और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट था पहले, अब 0 हो गया, तो 2 से 0 में जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं? घट रहा है। 2 से 0 में जा रहा है तो घट रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो इधर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको मैं M मान लू, कोई एक मेटल मान लू M, तो इन सभी का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने का एक तरीका होता है। यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन में एक ऊपर लिख दूं, यहां पे Zn की जगह पर M लिख दूं, तो किसी को कोई समस्या है क्या? Mn पॉजिटिव लिख दूं, ठीक है। मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं? जनरलाइज कर दे रहा हूं कि Zn के जगह पर कोई भी मेटल M ले लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया N, तो क्या हो रहा है? ये E0 हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, कहां से कहां तक? M से Mn पॉजिटिव का, ठीक है। यहां जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो रहा है वो क्या हो रहा है? यहां पे देखो, M से M पॉजिटिव में जा रहा है। या दूसरे तरीके में लिख सकते हैं E0 Zn से Zn2 पॉजिटिव का। बात आ रही समझ में? क्या लिख सकते हैं? Zn से Zn2 पॉजिटिव। उसी तरह से यहां का E0 जब लिखना होगा तो क्या करेंगे? क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव से कहां जा रहा है? Zn पे, Zn पे जा रहा है, ठीक है। और इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? E0 M N पॉजिटिव से M 0। ध्यान देना, तो ये जैसे तुमको ऐसा देखने को मिलेगा, इसी से तुम बता दोगे कि ये ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है कि रिडक्शन की बात कर रहा है। यहां देखो, 2 से 0 में जा रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन की बात कर रहा है। फिर यहां देखना, 0 से 2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो ध्यान देना, ध्यान देना इधर, जो ये कौन सा रिएक्शन देख रहे हैं? ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी, ठीक है। और जो रिडक्शन का होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी, ठीक है।
ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल समझो, ये किसका पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं, ई नॉट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन का। तो इसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या है, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं एसओपी, और इधर लिख देते हैं, एक लाइन मारते हैं हम लोग, इधर है लाइन भाई, यहां रहा। ठीक है, तो लाइन मार दिए, ये लाइन हो गया। ठीक है, तो देखो इधर हमने लिख दिया एसओपी, और इधर हम लिख देते हैं एसआरपी। ठीक है, फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म देख लो, इसका क्या है, स्टैंडर्ड 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 ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, और ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों पोटेंशियल देखना है। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल लिखा, समझ लेना। अब तो इसको कैसे लिखेंगे, ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो M से M पॉजिटिव में जाएगा। बात समझना, M 0 से M पॉजिटिव में जाएगा। यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो यहां पे क्या होगा, ई नॉट M पॉजिटिव से M में जाएगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना एसआरपी वैल्यू को। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या पढ़ना है, एसआरपी को पढ़ना हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग एसआरपी देखते हैं, एसआरपी के बारे में मेनली ज्यादातर हम लोग एसआरपी वैल्यू ही हर जगह दिया रहता है। अब हमारे एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है M2 पॉजिटिव से M का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल को हम लोग को समझना है। ये देखिए, ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है सभी मेटल का, टीआई से लेके जेडन तक का ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको समझना है, ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों हो रहा है ये समझना है, और इस ग्राफ को समझना है हम लोगों को। तो कल हम लोगों ने एक बात समझा था कि मेटल क्या होता है, हमने क्या समझा था कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, पढ़ा था कल हम लोगों ने। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कोई भी मेटल होगा Zn, तो ये Zn से Zn2 पॉजिटिव में चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है यहां क्लियरली दिख रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हमने ये भी पढ़ा था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितने आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। आपके मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करना। इसका काम क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करना, किसी और को रिड्यूस करना। ठीक है, किसी और को रिड्यूस करना, ये काम किसका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का होता है। तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, तो क्या जानना पड़ेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको इजीली रिड्यूस कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हम लोग को मेनली करना क्या है कि आपके पास कोई मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देना है और एक्वस फॉर्म में इसको ले जाना। ध्यान दीजिएगा, एक्वस फॉर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा पानी में होता है। ठीक है, हमेशा पानी में देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग जब निकालते हैं तो पानी में निकालते हैं। तो हमको क्या करना है, एम सॉलिड को कहां ले जाना है, एम एक्वस में ले जाना है। तो इसमें हम लोगों ने और चीज क्या देखी थी कि अगर आप जानते हैं कि एम सॉलिड को एम एक्वस में ले जाना है, एम प्लस एक्वस में, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है,
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सॉलिड को गर्म करके गैसियस फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर जो एनर्जी आप सप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। एटोमाइजेशन एनर्जी कहते हैं, कल ही बता दिया था। और इसी को आप सब्लिमेशन एनर्जी भी कह देंगे यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम इसको गैसियस फॉर्म में ले जा चुके हैं। अब क्या करेंगे, इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये बनेगा M प्लस गैसियस, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्वस बनाना है तो इसको पानी में डाल देंगे। तो तीसरे रूप में क्या करेंगे कि M प्लस गैसियस को पानी में डाल देंगे, H2O में डाल देंगे, तो बन जाएगा M प्लस एक्वस। अब इसको ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये दोबारा बता रहे हैं, कल पढ़ा चुके हैं, यस दोबारा बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पानी है, दिस इज आवर पानी। इसमें हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसमें हमने डाल दिया M प्लस डाल दिया। तो देखो होगा क्या, अगर आप M प्लस डालेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वाटर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो इस निगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनेगा। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो पार्शियल बॉन्ड बनेगा इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये जो पार्शियल बॉन्ड बनेगा इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी, इसको चारों तरफ से घेरेंगे, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और ये आपको क्या होगा, ये मिलेगा, ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, बताओ समझ में आई। भाई पढ़ाने में गर्मी लग जाती है, ठीक है, पढ़ाओगे तो पता चलेगा, पढ़ाओगे ना तो पता चलेगा, वहां बैठ के कमेंट करना इज वेरी इजी, बहुत आसान है, ठीक है। तो समझ में आया, पहले हम गर्म करेंगे, गैसियस फॉर्म में ले जाएंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसको एटोमाइजेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इसमें भी एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर पानी में डालेंगे, यहां से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। ये क्या होगा, पहला एनर्जी होगा आपका, क्या चीजें ध्यान रखेंगे, पहला होगा सब्लिमेशन एनर्जी या एटोमाइजेशन एनर्जी, इसको मैं ये लिख देता हूं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। दूसरा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा होगा हाइड्रेशन एनर्जी। तीनों का सम आपका क्या बताएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बताएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहां भी दे रहे हैं, पहले प्रोसेस में भी एनर्जी दे रहे हैं, जो देते हैं उसको पॉजिटिव लिखते हैं, यहां भी दे रहे हैं, इसको भी पॉजिटिव लिखते हैं, इसको निगेटिव लिख देंगे क्योंकि आपको मिल रहा है। और किसी भी प्रोसेस में आप क्या चाहते हैं कि आपको एनर्जी कम से कम देना पड़े, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो, मिले। तो आप क्या चाहेंगे कि आपको कम से कम एनर्जी लगे एटोमाइजेशन में, कम से कम एनर्जी लगे आयोनाइजेशन में, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको मिले हाइड्रेशन में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको मिले हाइड्रेशन में। तो आप क्या चाहेंगे कि हाइड्रेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाए उतना आपका फायदा है,
ठीक है, आयोनाइजेशन की वैल्यू कम रहे, ठीक है, इसकी वैल्यू कम रहे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके, अब आइए, अब हम यहां आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये समझ लेगा आगे का पूरा समझ में आ जाएगा। ये ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है, M2 प्लस से M, बताओ, E नॉट M2 प्लस से M, ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? बताना भाई सब लोग, ये रिडक्शन लिखा है कि ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है? बोलो जल्दी जल्दी, ये रिडक्शन लिखा है कि ऑक्सीडेशन लिखा है? ये रिडक्शन लिखा है कि ऑक्सीडेशन लिखा है? क्या लिखा है यहां पे, रिडक्शन लिखा है कि ऑक्सीडेशन लिखा है? यहां 2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो घटेगा तो रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा? रिडक्शन होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। लाइव चैट को बाहर में जाने दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट रिपीट प्लीज, कौन सा थर्ड पॉइंट देखते हैं? थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट, कौन सा थर्ड पॉइंट? ये पॉइंट थर्ड, और तो कोई थर्ड पॉइंट है ही नहीं। इसमें यही बताया गया भाई कि जब किसी भी आयन को पानी में डालोगे तो पानी के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से घेर लेंगे ना, वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे, और घेरेंगे तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। और वो किस बात पे डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगा, किस पे चार्ज कितना है, यहां पे चार्ज कितना है, ठीक है, ये चार्ज कितना है, ये चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा, ठीक है। चलो, पोल लाइव चैट नॉट वर्किंग, अब ये तो टेक्निकल टीम से बात करना पड़ेगा। यस, निगेटिव में रखा जाएगा, वेरी गुड, हाइड्रेशन एनर्जी को निगेटिव में रखा जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 चलो, वाई एनर्जी इज गिवन, आ गए, देखिए, गरम करना है, सॉलिड को गैस में ले जाना है, तब बिना एनर्जी दिए चला जाएगा? गरम करना पड़ेगा ना भाई, गरम करना पड़ेगा ना, तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी पकड़ के खींचना पड़ेगा ना, समझाया था ना, तो निकालने के लिए एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। चलो, तो ये बताओ ये क्या है, ये रिडक्शन है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखना सब लोग, अभी तक जितना पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपका यहां लिखा हुआ है, ये 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि अगर ई नॉट का वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है, निगेटिव है, अगर ये वैल्यू निगेटिव है, दिस मींस दैट आयन इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन। यहां पर हो क्या रहा है, आयन का रिडक्शन हो रहा है, M2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है M में। अगर इसी को मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके M बनना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, तो अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है मतलब वो नहीं चाह रहा है कि इधर चला जाए, वो नहीं चाह रहा है। अगर निगेटिव है, दिस मींस दैट आयन इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन, मतलब वो M2 प्लस से M में नहीं जाना चाह रहा है, वो कहां जाना चाह रहा है, वो इसी में रहना चाह रहा है। आ रही बात समझ में, वो इसी में रहना चाह रहा है, वो M2 प्लस इसी में रहना चाह रहा है, M नहीं बनना चाह रहा है। अगर पॉजिटिव है तो क्या है, दिस मींस दैट इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब ये M2 प्लस से M में जाना चाह रहा है। ध्यान समझना, एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर निगेटिव है इसका क्या मतलब कि वो इसी में रहना चाहता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो इधर जाना चाहता है। अगर कोई M2 प्लस में ही रहना चाहता है, इसका क्या मतलब कि ये वाला फॉर्म उसका क्या है, स्टेबल है। ये जो फॉर्म है स्टेबल है, ये अनस्टेबल फॉर्म है। थोड़ा और समझाते, थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा और। अगर मान लो कि M2 पॉजिटिव है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसको तुम भेज रहे हो M में, ठीक है,
और इसकी वैल्यू ई नॉट वैल्यू निगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि ये इधर से इधर नहीं जाना चाह रहा है। ठीक है, क्यों नहीं जाना चाह रहा है कि ये वाला फॉर्म स्टेबल है, तभी तो नहीं जाना चाह रहा है, और ये वाला फॉर्म क्या है, अनस्टेबल है। तो कोई स्टेबल से अनस्टेबल में क्यों जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया पूरी कहानी खत्म है। अगर ये समझ में आ गया पूरी कहानी खत्म है, पूरा चैप्टर खत्म है, ये पूरा ये टॉपिक खत्म है। एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ा धीरज रखो, सब्र करो, आते हैं एग्जाम्पल पे, बस इतना समझ लो। तो आगे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, M2 प्लस आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है। टेबल कंटेन्स द थर्मोकेमिकल पैरामीटर रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मेटल्स atom to M2 plus ion in the solution and their standard electrode potential। देखना, तो ये आपका टेबल है, दिस इज योर टेबल। अब इस टेबल की खास बात देखना कि Ti का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, वेनेडियम का निगेटिव है, क्रोमियम का निगेटिव है, मैग्नीज का निगेटिव है, आयरन का निगेटिव है, कोबाल्ट का निगेटिव है, निकल का निगेटिव है, लेकिन कॉपर मात्र एक अकेला है जिसका पॉजिटिव है। कॉपर मात्र एक अकेला है जिसका पॉजिटिव है, और जिंक का भी निगेटिव है। और यहां पे टेबल में क्या दिया हुआ है, Ti का ये एटोमाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दिया हुआ है, पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने का आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड दिया हुआ है, और इधर हाइड्रेशन एनर्जी दिया हुआ है। इन सब को जोड़ा गया है, इन सब को ऐड किया गया है, तो ये मिला है। ठीक है, सबको ऐड किया गया है, सबको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और ये ग्राफ है, जो पहले यहां पर -2 था, वैल्यू 0 हुआ, तो देखिए ये -2 से कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, फिर घटा घटा, और देख रहे हैं ये कॉपर को, देखिए कॉपर एकमात्र अकेला है जिसका पॉजिटिव है। तो हम लोग शुरुआत कॉपर से ही करेंगे, हम लोग शुरुआत कॉपर से ही करेंगे, कॉपर से ही स्टार्ट करेंगे कि आखिर कॉपर का पॉजिटिव कैसे हुआ। ये कॉपर कौन है, ये कॉपर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है। तो देखिएगा यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, कि इस लाइन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा और बात बताता हूं। आपको क्या दिखा कि कॉपर का ई नॉट ऑफ, ठीक है, कॉपर का जो वैल्यू है ई नॉट का, ठीक है, ये पॉजिटिव है। देख लेते हैं क्या है, कितना है वैल्यू, ई नॉट वी कॉपर का कितना है, 0.34। अगर हम लोग कॉपर की बात करें, ठीक है, ई नॉट वी ऑफ कॉपर कितना है, कितना है वैल्यू, देखना, देखो ध्यान से यहां पे 0.34, 0.34। क्या हुआ, गड़बड़ हुआ, 1 मिनट, हाँ ये रहा, कॉपर क्या है 0.34, और ये क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है भाई, ये पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो कॉपर है, कॉपर Cu2 प्लस से Cu में जाना चाहता है, पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये Cu2 प्लस से Cu में जाना चाहता है। क्या करना चाहता है, जाना चाहता है, चाहता है, ये आगे की तरफ जाना चाहता है। मतलब ये Cu2 पॉजिटिव में नहीं रहना चाहता है, ये किस में रहना चाहता है, Cu में रहना चाहता है। बात आ रही समझ में, टेबल नहीं बनाना, बताएंगे बताएंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। पॉजिटिव का मतलब समझो, पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये Cu2 प्लस से Cu में जाना चाहता है, जाना चाहता है, बस इतना समझ लो। ये Cu2 पॉजिटिव से Cu में जाना चाहता है, बस इतना समझ लो। जितना बता रहे उतना समझो, सब हो जाएगा।
ठीक है, अब देखो एक लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन ध्यान से समझना कि द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, कॉपर का क्या है, यूनिक बिहेवियर है, हैविंग पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू अकाउंट्स फॉर इस इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। ठीक है, आपका कॉपर एसिड से H2 लिबरेट नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों? तो इसको बताने के लिए भी मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। देखिए, आपके पास कोई मेटल है M, ठीक है, और यहां पे ले लिया दिल HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। अब इस मेटल के जगह पर कोई भी मेटल ले सकते हैं आप Zn ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो दे दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया मेटल, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, मान लेते हैं। और ये जो दिल HCl है, ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो क्या होगा, ये M और Cl मिलके क्या बना देगा, MCl2 बन जाएगा। और ये जो आपका मान लीजिए 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है, 2 मोल ऑफ डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, तो 2H प्लस आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट सीखना ध्यान से सब लोग कि जब कभी भी 2H प्लस रहे, ध्यान देना, और 2 इलेक्ट्रॉन रहे, आप आंख बंद करके पूरे केमिस्ट्री में H2 गैस निकालेंगे। ये मेरा धांसू वाला कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी दुनिया में आपको यह दिखाई दे 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, आप H2 गैस निकालेंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक H पे चला जाएगा और दोनों HH रेडिकल चिपक जाएगा। जब कभी भी ऐसा हो, जब कभी भी ऐसा हो, तो आपको H2 गैस मिलेगा। तो कोई भी मेटल आएगा, वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके आराम से H2 गैस देता है। सारा मेटल H2 गैस देता है। ऑल मेटल लिबरेट्स H2 गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। सारे मेटल देते हैं एक्सेप्ट, बोलो बोलो कमेंट में बोलो, सारे मेटल H2 गैस देते हैं एक्सेप्ट, कमेंट में बोलो बोलो बोलो, कॉपर। कॉपर को छोड़ के सारे मेटल H2 गैस देते हैं, कॉपर H2 गैस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है वो देखते हैं। तो अगर कॉपर लेंगे, HCl लेंगे और H2 गैस आप निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप कॉपर 0 में है और इसको 0 से +2 में भेज रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि 0 से +2 में भेज रहे हैं, आप इसको 0 से +2 में भेज रहे हैं। और कॉपर का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये क्या चाहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहां चला जाए, कॉपर में चला जाए। पॉजिटिव है, इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है। मतलब क्या है, ये कॉपर के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है। आपने अभी देखा ना यहां पे कि कॉपर कहां जाना चाहता है, Cu के फॉर्म में जाना चाहता है। मतलब इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, नहीं रहना चाहता है, ये इस फॉर्म में रहना चाहता है। ये Cu के फॉर्म में रहना चाहता है, इस फॉर्म में नहीं रहना चाहता है। और इस रिएक्शन में आप क्या कह रहे हैं कि तुम Cu2+ में चले जाओ। ये तो रहना चाहता है Cu के फॉर्म में, ये तो इसी फॉर्म में रहना चाहता है। आप कह रहे हैं कि Cu2+ में चले जाओ, तो कैसे होगा ये नहीं होगा ना। बोलो समझ में आया। कॉपर का पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि Cu2+ से वो Cu में जाना चाहता है, Cu2+ में स्टेबल नहीं है। और आप कह रहे हैं कि तू Cu से Cu2+ में चले जा, आप उल्टा कह रहे हैं। तो कैसे होगा, कैसे होगा, आया समझ में। आप यहां पे क्या कह रहे हैं कि कॉपर 0 से +2 में चला जा। आप कह रहे हैं कि तुम अपना ऑक्सीडेशन करवा लो, नहीं करना चाह रहा है। ये तो कह रहा है कि तू मेरा रिडक्शन कर दे, तू 2 से 0 में भेज दे। ये कह रहा है कि तू मेरा रिडक्शन कर, अगर यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि तू मेरा रिडक्शन कर दे।
रिडक्शन कर दे, मतलब ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आप क्या कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा ऑक्सीडेशन करेंगे, तो करने देगा? कभी नहीं करने देगा। आ गया समझ में? अरे बोलो आया कि नहीं आया? भैया इतना चिल्लाने में समझाने में ना बहुत गर्मी होता है, बहुत एनर्जी लगता है, ठीक है। पूरा साग भात का एनर्जी यही निकल जाता है, साग भात खा के आया हूं मैं। ठीक है, साग भात और आलू चना सोयाबीन की सब्जी का एनर्जी यही निकल जाता है। मजा आया बोलो? मजा आया तो फटाफट दिल भेज दीजिए आप लोग, थोड़ा आप लोग दिल भेज दीजिए फटाफट फटाफट। अरे दिल भेजो, तुम साग के पीछे मत रहो, जल्दी भेजो, आगे बढ़ना है, आगे अभी और पढ़ाना है, समय भी निकलता जा रहा है, फिर कहोगे लेट हो रहा है। जल्दी 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 दिल भेजो। काला दिल नहीं चाहिए, लाल वाला दिल चाहिए। फटाफट फटाफट फास्ट। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए ढेर सारा दिल मिल चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें इश्क की जरूरत क्या जब हमारे बच्चे इतना प्यार करते हैं ना। चलो चलिए, तो क्या समझे, बताओ क्या समझे? कि आपका CuH2 गैस नहीं देगा, ठीक है। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ Cu टू लिबरेट एस, ओ सॉरी सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ Cu एंड द एसिड बीइंग रिड्यूस, ठीक है। अगर यहां पे कोई हम अच्छा अच्छा, देखो यहां पे हो क्या रहा है कि इसको तुम ऑक्सीडाइज करना चाह रहे थे बट ये नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें इतनी पावर नहीं है। तो अगर कोई आप अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे जैसे नाइट्रिक एसिड या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो नॉर्मल एसीएल के केस में H2 गैस नहीं मिलेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लगाएंगे तो उस केस में आपका कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये पॉइंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट, द हाई एनर्जी to transform Cu to Cu2 plus is not balanced by its hydration enthalpy, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सब का निगेटिव हुआ, इसका पॉजिटिव क्यों हुआ? थोड़ा इस पे भी जानते हैं। ये तो हमने लॉजिक पढ़ लिया कि इसका रिजल्टेंट क्या है। अब हम देखेंगे कि सब का निगेटिव है, इसका पॉजिटिव क्यों है, इसका पॉजिटिव क्यों है। तो देखिएगा, अगर आप इस डेटा को जोड़ेंगे, घर बैठ के जोड़ना, 339, 745 और 1958 और -2121, अगर इसको जोड़ेंगे आप, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसको जोड़ेंगे तो, ठीक है। जोड़ लो, देख लो, ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं। तो ये 300 और 700 कितना हो गया? 1000, 1100 लगभग हो गया, और 2000 कितना हो गया? 3000 और -2000, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पर क्या हुआ
कि इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है दिस इज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस द आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए आपको ये क्या मिला, ये आपको निगेटिव मिला, पॉजिटिव मिला, सॉरी। अब कुछ चीजें और हम लोगों को डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करना है, आप लोगों को ग्राफ देखना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आ जाते हैं डायरेक्टली। देखिए, अगर आप जनरली बात करेंगे तो जनरली ये वैल्यू क्या हो रहा है, द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इनॉट वैल्यू अक्रॉस द सीरीज इज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम लोग जनरली बात करेंगे इस ग्राफ में, ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहां पे डिक्रीज किया है एमएन पे, लेकिन जनरली तो इंक्रीज कर रहा है ना। ये जनरली अगर पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, तो जनरली तो इंक्रीज ही कर रहा है। तो ये इंक्रीज क्यों कर रहा है, ये सब नोट्स ही है ना, ये सब क्या किस लिए लिख के लाते हैं, छापो ना ये, ठीक है। तो ये देखो, तो ये जो जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव वैल्यू across the series is related to increase in the sum of first and second आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। देखिए, पहले ये 1300 था, 1400, 1500, 1500, आपका जनरली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये दोनों का सम निकालिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जनरली। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से ही आपका ये जो वैल्यू है लेस निगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको इंक्रीज कराने में मेन रोल किसका है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 का है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही लाइन है, यही नोट्स में आपको लिखना है, मैं इसको लिख के लाता हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझाया जा सके। अब आप कुछ और चीजें ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे इधर। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर एमएन, एनआई एंड जेडएन आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड, ठीक है। एमएन का, एनआई का और जेडएन का ज्यादा निगेटिव है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। व्हाई? The stability of half filled D subcell in Mn2 plus and completely filled D10 configuration in Zn2 plus are related to their E naught value, whereas E naught value for Ni is related to the highest negative value of hydration enthalpy. ये एसी ठंडा नहीं कर रहा है बिल्कुल, बंद है क्या है? अब मैं थोड़ा सा अभी मुझे डिफिकल्टी लग रहा था पढ़ाने में, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा। योगा हो गया, पढ़ते हैं पढ़ते हैं, अरे अभी पढ़ाई नहीं है, गर्मी लग रहा है, एसी चालू करवाने दो। ये अभी नहीं समझा है, टेंशन मत लो। करते हैं भाई, थोड़ा सा गर्मी लग रही है ना, थोड़ा रुक जाओ। यस, Mn2 प्लस पे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, ठीक है, रुक जाओ। Mn2 प्लस पे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, Mn2 प्लस पे आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है अभी, आने तो दो। यस, 1 तो होता है, कोई दिक्कत है क्या? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करोगे क्या तुम? पढ़ाई करो अभी, ट्रेडिंग करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। अरे भाई एसी चालू करो। हो गया?
इसको बंद करवा दिया। चलिए तो देखते हैं इस पूरे पेज में क्या लिखा हुआ उसको समझते हैं। आप लोग डायग्राम को देखिए। डायग्राम किधर गया? ये डायग्राम में mn का वैल्यू में डिप देखने को मिल रहा है। ये mn को कहां होना चाहिए था? डायग्राम के हिसाब से यहां होना चाहिए था, तो इतना ये घटा है। क्यों घटा इसको जानना है। mn का जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड से ज्यादा निगेटिव है, तो क्यों है ये जानना है हम लोगों को। mn का वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा निगेटिव क्यों है ये हम लोग को पता करना है, और वही आपका यहां पे लिखा हुआ है, वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि mn का जो वैल्यू है, अरे भाई जो mn का वैल्यू है, ठीक है, ये मोर निगेटिव है, मोर निगेटिव है, ठीक है, ई नॉट वैल्यू ऑफ mn, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि mn 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके mn में निगेटिव है। निगेटिव का मतलब नहीं जाना चाहता है। कॉपर का पॉजिटिव था तो इसका निगेटिव है, तो इसका कॉपर जाना चाहता था, तो ये क्या है? नहीं जाना चाहता है। चाहता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि mn 2+ से mn में नहीं जाना चाहता है, ज्यादा निगेटिव है। मतलब क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल है, अभी भी ठंडा नहीं हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे। ये मोर स्टेबल है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है इसी फॉर्म में, तभी तो इस फॉर्म में नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Mn का क्या होगा बताओ? 4s2 3d5 होगा ना, और इसका क्या होगा Mn2+ का? सिर्फ 3d5। तो ये हाफ फील्ड है, बताओ, ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड में ये ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड में, इसीलिए Mn2+ से Mn में नहीं जाना चाहता है, और इसीलिए इसका वैल्यू क्या है? मोर निगेटिव। बोलो, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है? मोर निगेटिव है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? बोलो 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 बोलो। गर्मी लगती है, सुनाएंगे कहानी कभी। 2 दिन तक बारिश में भीगे थे हम लोग दिन रात, ठीक है, बहुत ठंड था, फिर भी जब पहाड़ चढ़ते हैं ना बहुत गर्मी लगती है, तो मेहनत करोगे तो बहुत गर्मी लगेगी, ठीक है। ये क्लियर है? ओके। सिमिलरली हम लोग Zn का देखते हैं। Zn का भी क्या है देखोगे तो आपका Zn का भी ज्यादा निगेटिव है। कॉपर का पॉजिटिव हुआ, Zn का बहुत निगेटिव हो गया, तो क्यों हुआ? क्यों हुआ इसको भी देखते हैं। तो Zn पे आते हैं, Zn पे आते हैं। तो Zn का भी क्या है? ई नॉट वैल्यू, ठीक है, ये भी उसी तरह से मोर निगेटिव है। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, जो निगेटिव है उसका क्या मतलब है, मोर निगेटिव का क्या मतलब है कि वो Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn में नहीं जाना चाहता है, नहीं जाना अरे चाहता है लिखा जा रहा बार बार, चाहता है, नहीं जाना चाहता है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तभी तो नहीं जाना चाहता है ना, ये मोर स्टेबल है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d10 होता है, और 3d10 होता है, और इसका 4s0 3d10 होता है, ठीक है। तो ये फुलफिल्ड है, बताओ, तो फुलफिल्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल से अनस्टेबल में नहीं जाना चाहता है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है? ज्यादा निगेटिव है। बोलो, समझ में आ गया?
बोलो बोलो। हो रहा है ठंडा है? कुछ इशू हुआ है क्या? अच्छा, पूरा ठंडा कर दिए हैं, टेम्परेचर डाउन कर दिए हैं। 17 कर दीजिए, 16 कर दीजिए, ऐसे ऐसे कम नहीं होता है। अरे भाई, चलो पढ़ाते हैं। पूछिए, थोड़ा पता लगाइए। तो इसीलिए 2 पॉइंट समझ में आ गया। ये पॉइंट एनसीईआरटी का है कि एमएन एनआई और जेडएन का ज्यादा निगेटिव होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एमएन के केस में हाफ फील्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड है एमएन के केस में, और आपका जेडएन के केस में क्या है? फुल फील्ड है। ठीक है, एनआई का देखिए ज्यादा नहीं पूछा जाता है। एनआई का निगेटिव होने का रीजन है कि इसका डेल्टाइट हाइड्रेशन का वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर आप एनआई का चेक करेंगे, एनआई का, तो डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ एनआई इज सबसे ज्यादा, इसीलिए एनआई का। ठीक है, जेडएन भी स्टेबल। हाँ, जेडएन का बता दिया ना। अब बताओ, ये क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। सर कैसे पता चला हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है? मुझे मारो, बोतल से मारो मुझे। ऐसे ऐसे डाउट दिखाई देता है तो यही समझ में आता है कि मुझे बोतल से मारो, मुझे बोतल से मारो। क्या भाई है? कैसे पता चला हाफ फील्ड है? ओहो भाई देख, ये डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10/2 5 होता है। आधा हो गया तो हाफ फील्ड है, 10 में 10 है तो पूरा है, फुल फील्ड है। इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये चेक बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। ये याद कैसे करें? कौन सा? ये टेबल याद नहीं करना है, ये टेबल, ये कैसे याद करें? ओके, इस पे आते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं, इसको एक बार फिर से देखना है। चलिए, तो अब हम लोग इस काबिल बन चुके हैं कि इसमें एक चीज हम छोड़ दिए थे, उसको करें। तो देखिए, इसमें याद करने के लिए बस आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना है। देखिए 3 से तो शुरू हुआ है, 3 4 5 6 7 लगातार तो है, क्या याद करना आसान है? फिर इसका 2 3 2 3 2 2 और 1। अब एक सवाल कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आप देखिएगा कि कॉपर में कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस। ठीक है, क्या? 10 मिनट ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस। ऐसा क्यों? लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो ये कॉपर हुआ, ये कॉपर प्लस हुआ, ये कॉपर 2+ हुआ। तो यहां पर आता है 4s1 3d10, राइट? एक निकाल देंगे तो ये वाला निकलेगा, तो बन जाएगा 4s0 3d10, और एक और निकालेंगे तो बनेगा 4s0 3d9। बट स्टिल दिस इज मोर स्टेबल। वाई 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 वाई? ऐसा क्यों? ये तो आपका क्या है? फुलफिल्ड है ना, 10 में 10। ये तो फुलफिल्ड है, और ये पार्शियल फील्ड है, 9 है, फिर भी ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वाई Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, आंसर क्या है? बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ is more than Cu+। हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है Cu2+ का, इसीलिए ऐसा होता है।
एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कॉपर। ये सिर्फ कॉपर के लिए है, ये सिर्फ कॉपर के लिए है, ठीक है। कि कॉपर के केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी देखिए बेसिकली डिपेंड करता है चार्ज पे, इस पे चार्ज ज्यादा है तो कॉपर 2+ का हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है कॉपर प्लस से, इसीलिए कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर, और वही आपको यहां टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, क्लियर है, आगे बढ़े, ओके। अब हम लोग को देखना है एक और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये क्या है, ये वाला तो हम देख चुके हैं, सब देख चुके हैं, ये देखना है हम लोग। यहां पे क्या लिखा है, M3 से 2 में भेजना है, क्या करना देखना, E0 M3 से 2 में भेजना है। तो यहां भी रिडक्शन ही हो रहा है, 3 से 2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। तो यहां भी वही लगेगा, यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 बनेगा, तो जिसका वैल्यू पॉजिटिव होगा वो इधर से इधर जाना चाहेगा, जिसका वैल्यू निगेटिव होगा वो नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो जाना चाहेगा, निगेटिव होगा तो नहीं जाना चाहेगा, निगेटिव होगा तो नहीं जाना चाहेगा। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है भाई। अगर वही वाला कि अगर पॉजिटिव है तो जाना चाहेगा, जैसे कॉपर जा रहा था, निगेटिव है तो नहीं जाना चाहेगा, पॉजिटिव है तो जाना चाहेगा, निगेटिव है तो नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर स्कैंडियम है, स्कैंडियम का वैल्यू यहां डॉट से दिखाएगा लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, स्कैंडियम का वैल्यू बहुत ही ज्यादा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका क्या मतलब है कि स्कैंडियम 3+ से 2+ में नहीं जाना चाहता है। अगर स्कैंडियम का वैल्यू निगेटिव है तो ये इधर से इधर नहीं जाना चाहता है, निगेटिव का यही मतलब है। तो क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इधर ये ज्यादा खुश है, इस अवस्था में ज्यादा खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि इस अवस्था में स्टेबल है। ऐसे लिखोगे तो क्या होता है 4s2 3d1, और 3 निकाल दोगे तो क्या बन जाता है 4s0 3d0। भाई आर्गन बन गया, E0 बन गया, स्टेबल हो गया, देखो इधर स्टेबल हो गया। अब तुम कह रहे हो कि स्टेबल से तुम अनस्टेबल में चले जाओ, 4s0 3d1 में जाओ, तो जाएगा क्या, जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो नहीं जाएगा तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव कहां हुआ, ये देखिए Mn का पॉजिटिव हुआ है, Mn का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं कि Mn का पॉजिटिव क्यों है। तो अगर Mn का क्या है, पॉजिटिव है, Mn का इस केस में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा वैल्यू, ठीक है, E0 Mn 3+ से 2+ का वैल्यू क्या है, E0 Mn 3+ से 2+ का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि Mn 3+ से 2+ में जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, बताओ, जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे, अरे जाना चाहो, पॉजिटिव है तो जाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, अरे जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, बताओ बताओ, कमेंट करो, ये जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ये जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, जाना चाहेगा, जाना चाहेगा, पॉजिटिव है तो जाना चाहेगा, जाना चाहेगा, चाहेगा, ठीक है। तो क्यों जाना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है तभी तो जाना चाह रहा है, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। अब ऐसा क्यों है, चलो देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, Mn का क्या होता है, यहां लिख देते हैं 4s2 3d5 होता है, Mn का 2 निकालना है तो क्या बन जाएगा, ये 4s0 3d5 बन जाएगा, और 3 निकालोगे तो क्या बन जाएगा 4s0 3d4। तो 4 में है
और ये क्या है, हाफ फील्ड है, 10/2 हाफ फील्ड है, तो ये हाफ फील्ड में तो जाना चाहेगा ना, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया समझ में, आया आया आया। तो देखिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और जेड का बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों, जेड का बहुत ज्यादा पॉजिटिव, इधर लिखते हैं, जब तुम देखोगे ई नॉट Zn3+ से Zn का 2+ का, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, वेरी पॉजिटिव। क्या होता है, वेरी पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जेड पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि 3+ से 2+ में जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि इसका होता है 4s03d9 और इसका होता है 4s03d10 और ये होता है फुलफिल्ड, तो फुलफिल्ड में तो जाना चाहेगा ना, स्टेबल है ना, इसीलिए जेडन का बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक बा, बुझाता, समझ में आवता, चला। तब उसी चीज को जो मैंने समझाया पीछे लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि द हाईएस्ट वैल्यू फॉर Zn is due to removal of electron from stable D10 configuration of Zn, ठीक, D10 की वजह से, and the comparatively high value of Mn shows that Mn2+ is particularly stable, whereas comparatively low value for Fe shows that extra stability of Fe2+। ये नहीं समझाया, इसको समझाते हैं। तो Mn समझा दिया, Zn समझा दिया, अब Fe समझाएंगे और वेनेडियम भी समझाएंगे, दोनों समझाएंगे। तो Mn को यहां समझा दें, देखो Mn को देखो, Mn का क्या कह रहा है, अच्छा Mn समझा दिया, Fe समझाना है, सॉरी Fe समझाना है। तो कल ही बताया था कि Fe2+ और Fe3+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ, समझाया था ना कि Fe2+ में क्या होता है, 3d6 होता है और ये 3d5 होता है, ये क्या होता है, 3d5 होता है, राइट, होगा ना। तो तुम अगर देखोगे तो लो वैल्यू ऑफ Fe, अगर तुम ये डायग्राम देखोगे तो Fe का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन लो है। देखिए Mn का 1.57 है लेकिन इसका 0.77 है, तो ये लो क्यों है, वाई लो, क्योंकि Fe3+ आपका ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसका क्या मतलब है कि ये Fe3+ से Fe2+ में नहीं जाना चाहेगा, ये नहीं जाना चाहेगा, वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। अब एक और पॉइंट है, ये बच्चा कल एक कमेंट में पूछा था कि द कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर वेनेडियम इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ V2 हाफ फील्ड T2G लेवल, ठीक है। तो अगर वेनेडियम देखोगे, वेनेडियम, वेनेडियम वेयर इज वेनेडियम, तो वेनेडियम का निगेटिव आ रहा, क्यों, वेनेडियम का निगेटिव आ रहा है, क्यों, उसका रीजन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो वेनेडियम का आपको E0 3 से V2+, ये आपको निगेटिव दिख रहा है, क्यों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वेनेडियम 3+ से 2+ में, ठीक है, 2+ में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है, ये नहीं जाना चाहेगा। तो एक मिनट, पानी किधर गया, T2G लेवल की वजह से, देखते हैं। तो इसका पहले लिखते हैं, क्या होता है वेनेडियम का, 4s2 3d स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 होता है, 3+ का मतलब हो जाएगा 2 यहां से निकाल दो तो 0 और 3d2 हो जाएगा, 3d2, और इसका क्या हो जाएगा, ये 2 ही निकालना है तो 3d3, तो 3d3 जैसे ही आया तो इसको हम लोग T2G3 लिख सकते हैं और ये T2G का हाफ फील्ड हो जाएगा, कल पढ़ाया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, और ये लेस स्टेबल है,
तो इसका मतलब क्या है कि इधर से इधर ये जाना चाहेगा, जाना चाहेगा। तो वैल्यू को देखोगे तुम, वैल्यू को देखोगे तो यहां पर देखिए कि टाइटेनियम का माइनस में था -3.7, इसका और क्रोमियम का भी -4.1 था, लेकिन इसके बीच में आपको 0.26 है, क्योंकि ये जाना चाहता है रिलेटिवली इनके रिस्पेक्ट में, ये जाना चाहता है, ये जाना चाहता है, इसीलिए यहां पे इन दोनों के वैल्यू में ये चेंज आया है। तो आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा ना, तो वो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 लाइनें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइनों में से सवाल देगा, आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इस पे 5 लाइन लिखो, इस पे एक पैराग्राफ लिखो, आपसे रीजन पूछा जाएगा, लॉजिक पूछा जाएगा, लॉजिक पूछा जाएगा कि Zn का वैल्यू हाई क्यों है, Mn का वैल्यू हाई क्यों है, इसका वैल्यू लो क्यों है, ये सब पूछा जाएगा। तो उस समय आपको ये सब लॉजिक लिखना होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, देख लेंगे इसकी वैल्यू, वैल्यू लर्न नहीं करनी है, लॉजिक पूछा जाएगा, लॉजिक पूछा जाएगा। 3D5 होगा कहां पे, कहां पे 5 होगा? कॉपर है ना, कॉपर का तो 10 होता है ना, 29 होता है ना एटॉमिक नंबर। क्या बात करते हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है और बहुत सवाल है आपके टेस्ट में। आपके टेस्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सवाल ये 2 टॉपिक से है, और इससे आसान कुछ है ही नहीं। 5 मिनट का है सवाल बन जाएगा, 5 मिनट का है सवाल बन जाएगा, सिर्फ 5 मिनट ध्यान दो इधर। ये हो ही नहीं सकता किसी को समझ में ना आए, हो ही नहीं सकता। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चौथा है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, छठा एलवाय फॉर्मेशन। जिसमें से आज हम लोग 2 पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ध्यान देना। तो ये एक डेफिनेशन है। हम लोग 3 टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं। पहला होता है डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? वाटर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड व्हाइल द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट, ठीक है। मतलब डाया में क्या होता है? रिपल्सन, पारा में अट्रैक्शन, ठीक है। पारा में क्या होगा? अट्रैक्शन, डाया में रिपल्सन। पारा डाया, पारा डाया, पारा डाया, पारा डाया, पारा डाया, समझ में आ गया? बस इतना ही है। डाया में क्या होगा? रिपल्सन, पारा में क्या होगा? अट्रैक्शन, ठीक है। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अट्रैक्शन का क्या बताया? अट्रैक्शन जिसमें प्यार होगा उसमें अट्रैक्शन होगा, और जिसमें खूब जोर से प्यार होगा, एकदम बहुत जोर वाला अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जबरदस्त वाला प्यार होगा, वो क्या होगा? फेरोमैग्नेटिज्म। ये इसमें कैसे ऊपर से जा रहा है? जिसमें रिपल्सन वो डाया, जिसमें अट्रैक्शन वो पारा, और जिसमें जोर से अट्रैक्शन वो क्या होगा? फेरो। अब कोई मत सिखाना कि पारा नहीं बोलते, पैरा बोलते हैं, हम पारा ही बोलेंगे, हमारा मन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है। अगर पैरामैग्नेटिज्म को ही, अट्रैक्शन को ही बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। बस इतना समझ में आ गया। तो अब सवाल पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सवाल। ये जो लिखा है ना इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बताता हूं आसान तरीके से। अब देखिएगा, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं n बोल रहा हूं, इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायामैग्नेटिक, और इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 0 तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
और एक हम टर्म निकालते हैं जिसको बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू bm। bm क्या है? इसका यूनिट है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे ना तो आपको बहुत सारा फ्री वाला नंबर मिलेगा। और n क्या है यहां पे? व्हाट इज n? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है। तो वही चीज आपको यहां पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। जो डिटेल में जाना चाहते हैं कि आपका जो पैरामैग्नेटिज्म है अराइजेस फ्रॉम परचेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी पैरामैग्नेटिक होगा। ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हर इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दो होता है, एक आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ओवरऑल 0 हो जाता है, तो हम लोग सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। और इस पूरे पेज में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बीएम इसका यूनिट होता है, बीएम का फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं कि म्यू का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। तो अगर n की वैल्यू 1 हुई तो म्यू कितना आएगा बताना जरा। 1 रख रहे हैं, 1 इंटू 1 प्लस टू कितना आ रहा है? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होता है भाई? 1.73, ठीक है। तो एक ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 लिखोगे तो म्यू की वैल्यू 1.73 आई, ठीक है। अगर तुम n की वैल्यू 2 लिखोगे तो म्यू की वैल्यू हमेशा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 लिखोगे तो म्यू की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा। n की वैल्यू 10 लिखोगे तो म्यू की वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो जब एग्जाम में सवाल देगा, क्वेश्चन दे देगा ऐसा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, फाइंड म्यू, म्यू पूछेगा तुमसे, ठीक है। और तुमने n की वैल्यू दे दिया 2, अगर n पता है तो आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा 1.73, दूसरा ऑप्शन होगा 2 पॉइंट कुछ लिखा होगा पता नहीं, तीसरा होगा 3 पॉइंट समथिंग, चौथा होगा 4 पॉइंट समथिंग। क्या आंसर मारोगे? आंख बंद करके बी मारोगे, 2 पॉइंट समथिंग। आंख बंद करके मारोगे, डार्क नाइट ब्लॉक कर दिए जाओगे। अब सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो वैल्यू लिखा हुआ है। अब मान लीजिए स्कैंडियम 3+ है, तो स्कैंडियम 3+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 0। अगर पूछे टाइटेनियम 3+, तो टाइटेनियम 3+ निकालिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 4s0 3d1। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएगा तो वैल्यू आएगा 2 पॉइंट समथिंग। अगर 3 आएगा तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 आएगा तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 आएगा तो देखिए 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बस 5 तक ही है। अब चलिए सवाल बनाइए, सवाल आपके सामने है, सवाल बनाइएगा, सब आ जाएगा। ये सवाल से ही आएगा, ठीक है। ये टॉपिक सीखना है, सवाल से ही सीखना पड़ेगा। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन हाईएस्ट शो करेगा? ठीक है, कौन हाईएस्ट शो करेगा बताइए। एक बात समझ लीजिए, जिसका आपका जो म्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, एन बढ़ाओगे तो म्यू भी बढ़ेगा। तो पूछ रहा है इनमें से किस केस में म्यू का वैल्यू मैक्सिमम होगा बताइए। एकदम इजी है, किस केस में म्यू का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल देना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाए थे, शुरू में ही सिखाए थे, स्टार्टिंग के डेज में ही सिखाए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। सबसे ज्यादा सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल सीयूईटी में, जेईई मेन में, नीट में, बोर्ड में इस टॉपिक से पूछा जाता है, और ये बहुत आसान है।
बहुत आसान है ये, वेरी वेरी इजी है, और ये हम सिखा के छोड़ेंगे, बस तुम क्लास मत छोड़ना, तुम्हें हम सिखा के ही छोड़ेंगे। बताओ बताओ। पोल खत्म। आंसर क्या होगा? 2 3 5, सी आएगा आंसर। देखिए ये भी गलत हुआ, कोई बात नहीं, एक सवाल गलत हुआ, कोई बात नहीं, अभी आप लोग इसको सीखेंगे तो हो जाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, सजाइए, जिसका गलत हुआ ध्यान दो, 1 2 3 4 5, डांट नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं, ध्यान दो इधर, भरो इलेक्ट्रॉन को, 1 और 1, ठीक है 2, अब इसमें 7 भरना है, भरो, डब्बा बनाओ, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, एक और भरो, 6 7, ठीक है, इसका बनाओ, सबका बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, भरो, 1 2 3 4 5, 6 6 नहीं, 5 ही है, तो 5 ही पे रुक गया, ठीक है, अब फिर बनाओ, देखो 1 2 3 4, तो भरो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब तुमको क्या देखना है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कौन होगा? जो सिंगल। तुम अपने आप को देखो यार, तुमको अनपेयर्ड नहीं समझ में आ रहा, अपने आप को देखो ना, तुम सिंगल ही तो हो जो सिंगल है, खुद को देखो, खुद को याद रखना है, तुम सिंगल ही तो हो। देखो यहां पे कितने सिंगल है? 2 सिंगल है। कितने सिंगल है? 2 सिंगल है यहां पे, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे? 2। यहां पे कितना सिंगल है? 1 2 3, यहां पे सब सिंगल है, 1 2 3 4 5, और यहां पे सिर्फ 1। तो अब अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आई? 2, यहां पर कितनी आई? 3, 1 2 3, यहां पर कितनी आई? 5, यहां पर कितनी आई? 1, ठीक है। या अनपेयर्ड इज पर्सनल, इट्स पर्सनल, ठीक है। तो इसके म्यू का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, तो या तो पुट करके देख लो या लिख दो डायरेक्ट, क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग। इसका क्या आएगा? इसका म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग। इसका क्या आएगा म्यू का? 5 पॉइंट समथिंग। इसका क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। तो जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बताओ, बोलो भाई, आया समझ में सबको? हाँ, और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है यहां पे। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए। ये बंस को कोई ब्लॉक करो तो फिर मैसेज मत करते रहना कि प्लीज अनब्लॉक करवा दो, फोन लगाना पड़ेगा। बंस सुधर जाओ। वंस ब्लॉक हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे हमेशा के लिए, क्लास से ब्लॉक हो जाओगे, एक्सेस चला जाएगा। बनाओ बनाओ बनाओ, क्या करेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, आंसर आएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वहां नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। क्या आंसर आ जाएगा? देखते हैं, निकालते हैं। आंसर तो दिख गया है, टीआई। टीआई का क्या होता है? एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम टाइटेनियम। क्या होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम 2।
तो होता है 4s2 3d2। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले यहां से 2 निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, क्या बन जाएगा 4s0 3d1। ठीक है, इसका निकालते हैं स्कैंडियम 4s2 3d1 होता है। ठीक है, 3 निकालना है, 2 यहां से एक यहां से, सब गायब, 4s0 3d0। यहां देखो 25 होता है, 4s2 3d5। कितना निकालना है, 2 निकालना, इसको गायब करो, क्या हो जाएगा 4s0 3d5 हो जाएगा। यहां पे क्या होता है 4s2 3d10 होता है, 2 गायब करो, यहां से 2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4s0 3d10। अभी ना बनाए थे, वही तो है। यहां पे एक ही है तो सिंगल ही रहेगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पे 0 है, यहां पे 5 खड़ा है। ठीक है, तो 5 है, यहां पे कितना सब भरा हुआ है तो 0 है। तो सबसे ज्यादा किसमें आ गया, सी में आ गया। सी राइट आंसर आ गया। देखते हैं कितने का सही है। चलिए, प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसमें सब लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, पेयरिंग लगेगा, सब लगेगा। लीडर बोर्ड, ये रहा लीडर बोर्ड। ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी दिख रहा है। ये टॉपर्स हैं, बाकी को बाद में दिखाएंगे। 1 2 3 में आर्या, भूमिका और स्वप्निल है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स आर अनपेयर्ड, शेयर्ड, पेयर, डोनेटेड। बताइए, आसान है ये तो, बच्चों वाला सवाल है, इसमें टाइम कम देंगे, जल्दी बताइए। ठंडा लग रहा है। ये तो बहुत इजी है ना। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या आंसर आ जाएगा, अनपेयर्ड होता है। यस, पैरामैग्नेटिक में एन आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब एक ना एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए फॉर अंजलि। आंसर अंजलि आ जाएगा। चलिए, बहुत बच्चों का सही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, कोई अच्छी बात है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो सवाल कर चुके हैं, इसी टाइप का एक कर चुके हैं ना। अब तो बता दो, अब तो बता दो, इसी टाइप का एक सवाल कर चुके हैं। बताओ बताओ। रोता हुआ दिन और सुलगती हुई शाम कहूंगा, रोता हुआ दिन और सुलगती हुई शाम कहूंगा, जो भी कहूंगा आंसुओं के साथ कहूंगा। नहीं यार, गड़बड़ा गया, फिर से चेंज हो गया, चेंज हो गया, फिर से याद करने दो। ये कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये मैंने खुद लिखा था। रोता हुआ दिन और सुलगती हुई शाम कहूंगा, जो भी कहूंगा आंसू के साथ। आ रहा है यार, याद नहीं आ रहा है। चलो दूसरा सुनाते हैं, दूसरा सुनाते हैं। तू करती रह मुझसे नफरत, तू करती रह मुझसे नफरत, मैं यूं ही महफिल में तुझे बदनाम करता रहूंगा। तू करती रह मुझसे नफरत, मैं यूं ही महफिल में तुझे बदनाम करता रहूंगा। बहुत गुरूर है तुझे अपने नूर पे क्या, बहुत गुरूर है तुझे अपने नूर पे क्या, तो रख ले अपनी रोशनी अपने पास, मैं खुद को जला के रोशन हर शाम करता रहूंगा।
पहला वाला मेरा ज्यादा फेवरेट है बट याद नहीं आ रहा है। ये समझ में आया? तू करती रह मुझसे नफरत, मैं यूं ही महफिल में तुझे बदनाम करता रहूंगा। बहुत गुरूर है तुझे अपने नूर पे क्या, तो रख ले अपनी रोशनी अपने पास, मैं खुद को जला के रोशन हर शाम करता रहूंगा। चलिए तो देखते हैं आंसर क्या आया। क्या पूछा है? लोएस्ट पूछा है, तो 2 है, दोनों सिंगल रहेगा तुम्हारी तरह। 1 2 3 4 5, तो दोनों सिंगल, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां 7 है तो भरना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। कितना सिंगल है? 1 बेचारा, 2 बेचारा, 3 बेचारा, तो 3 है यहां पे। ठीक है, इसमें कितना आएगा? देखो सब भर जाएगा, एक सिंगल रहेगा तो इसमें 1 आ जाएगा, इसमें तो तीनों सिंगल रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। अभी भी भाई ये दिक्कत कहां आ रही है तुम लोगों को? इसमें दिक्कत क्या आ रही है? कोई बताएगा मुझे वीडियो कॉल पे आके? अच्छा 3D खोल दिए। इसमें दिक्कत कहां आ रही है? इसमें ऐसा है क्या? ऐसा क्या है इसमें जो नहीं बन रहा है? आ जाओ, तो रिया भी है। लेट्स कनेक्ट विथ रिया, द मोस्ट फेमस स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? हर समझ में आ रहा है, सवाल बन रहा है, कहां दिक्कत आ रहा है मैं जानना चाहता हूं, दिक्कत कहां आ रहा है? जो लोग भी हैं बोलो बोलो। इसमें दिक्कत कहां आ रहा है? कुछ नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, कुछ लग रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत आसान सवाल है ना, तो बस भरना है, डब्बा भरना है। अभी मैं हाई लो के लिए नहीं बुलाया हूं, मैं पूछने के लिए बुलाया हूं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये जानना है। 11 खराब है, तो इसमें क्या खराब है मोहतरमा? इसमें क्या खराब है? इसमें तो 5D में 5 डब्बे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भर देना है। 1 2 3 4 5 गिनती है ये। क्लास 1 2 खराब है, फिर 1 2 खराब है, 11 खराब नहीं है। 2 भरना है, 1 2 भर दिए, दोनों सिंगल है, 2 अनपेयर्ड आ गया। इसमें 7 है तो भरो ना, 1 2 3 5 डब्बा बना दो। अब भरो, 1 2 3 4 5। अब आप पेयरिंग करो, 6 7, कितना सिंगल है? 1 2 3, 3 सिंगल है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तुम लोगों का छोटा भाई बता देगा, तुम लोगों का छोटा भाई बता देगा 1 2 3। तुम लोगों का छोटा भाई बता देगा ये। हद करते हो भाई। अगला सवाल पे आ जाओ। लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, लीस्ट। वही सवाल, सेम सवाल, बार बार, 1000 बार। बताओ। इंग्लिश क्लास 6-15 पे है ना? हाँ हमको सब पता है। दिखाएंगे लीडर बोर्ड। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है। चलिए, एक शायरी में बहुत फेमस शायरी है, आप लोगों के लिए सुना रहा हूं ताकि आप लोग 5 मिनट और क्लास कर सकें। ये शायरी आप लोगों पे बहुत अच्छे से बैठेगी, जिन लोगों को भी लगता है कि आपका बुरा दिन चल रहा है। तो परेशानी परेशानी यह नहीं है कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, परेशानी यह नहीं है कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, मसला यह है कि ये दिन भी जवानी के। दिल पे लगेगा ये। परेशानी ये नहीं है कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, मसला यह है कि ये दिन भी जवानी के हैं। चलिए, तो क्या आंसर आ जाएगा? लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकालो इसका। क्या होता है? 4s1 होता है, 3d10 होता है। 2 निकाल, एक यहां से एक यहां से, 3d9 हो जाएगा। सब पेयर थे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक आ गया यहां पे। ठीक है,
Na2+ है, Na2+। फीकोनी आयरन का होता है 26, Na का होता है 27। तो क्या होता है 4s2 3d7, दो निकालना, ये दो गायब करो, सिर्फ ये बचेगा 3d7। अब डब्बा बनाओ, डब्बा बनाते रहो, आंसर आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा ना, 1 2 3, 3 है इसमें, भागना यहां से 3। ठीक है, कोबाल्ट फीको, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसका 28 होगा ना, एनआई का 28 होगा, सॉरी 28 होगा ना, फीकोनी 28 होगा, इसका 28 होगा। तो मान लो कि ऊपर कोबाल्ट का लिखा हुआ है, यहां एनआई का लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4s2 3d8, तो अब ये बन जाएगा 3d8, और इसमें एक और पेयरिंग हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और आयरन का क्या हो जाएगा, फीकोनी में 4s2 3d6, 2 गायब हो जाएगा, सिर्फ 3d6 बच जाएगा। तो इसमें आपका कितना आ जाएगा, 3d6 7, तो इसमें एक और खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा, एक ही भरा रहेगा, 4 आ जाएगा। क्या पूछा, लिस्ट पूछा, सबसे कम किसमें, कॉपर वाले में। तो आंसर ए आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, बताओ, ए फॉर अंजलि। भाई ये तुम लोग नहीं करोगे तो पढ़ना बेकार है, ये तुम लोग को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस सेट हैज करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो क्या ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो पूछ रहा है, अनपेयर्ड निकाल दो आंसर मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो आंसर आएगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम देते हैं, चलो इसमें तुमको 2 मिनट देते हैं, पढ़ने वाले बच्चे रुकेंगे, बाकी जा सकते हैं, सवाल ही कराएंगे अभी सिर्फ। 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट बनाओ, आराम से बनाओ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। भैया देखो शायरी सुना रहे हैं, तुम लोग पढ़ते रहो। तो ये शायरी उन लोगों के लिए है जो क्लास में बहुत ज्यादा इश्क मोहब्बत प्यार की बातें करते हैं। तो देखिएगा, इश्क की तलाश में, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना हो। इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है, जिसे बर्बाद होना है वही तलाश में निकलेगा। इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। साइड हटो, चलो सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। तो चलिए क्या आंसर आएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, बहुत सॉल्व कर चुका हूं, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिएगा कॉपर में क्या हो जाएगा, 4s1 3d9 होता है, 3d10 होता है, 2 निकालना है, एक एस से निकलेगा और एक डी से निकलेगा, 3d9 हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम है, तो 3d3 होगा, 2s का निकल जाएगा, 3 आएगा, Cr2+, 4s1 3d5 होता है, एक एस से निकलेगा, एक डी से निकलेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, Mn2+5 हो जाएगा। आ गया ऑर्डर, सबसे ज्यादा Mn का होगा, तो ये ऑप्शन तो गयो,
और सबसे कम CU का होगा, तो ये भी गयो, ठीक है, इन दोनों में देखना है। तो Mn का 5, ठीक है, Mn के बाद Cr आना चाहिए, तो 5 4, ठीक है, 3 1। अरे अरे, सही आंसर ही नहीं है क्या? कुछ गलत किया मैंने? एक भी सही आंसर नहीं है क्या? टाइपिंग एरर है क्या इसमें? यस यस, क्लास अभी ओवर कर रहे हैं। इसमें सही आंसर नहीं है क्या? आंसर होगा क्या, होना क्या चाहिए? Mn2+ का सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन Cr2+, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, देन V2+, और सबसे कम Cu+। ऐसा ऑप्शन है क्या? Mn के बाद Cr, Mn के बाद Cr, Mn के बाद Cr, एक भी आंसर सही नहीं है क्या? सारा गलत है? टाइपिंग एरर, यस टाइपिंग एरर है। भाई साहब, टाइपिंग वाले कब कब एरर करना छोड़ेंगे? 5 रुपया काटना पड़ेगा। तो ऑर्डर ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो, तो सी आंसर होगा आफ्टर करेक्शन। ये तो बोनस ही चला जाएगा, सी मार देते हैं, बट ये बोनस है तो नहीं देखेंगे। चलिए तो क्लास खत्म करते हैं। कलर्ड कंपाउंड हम लोग कल पढ़ेंगे, होमवर्क देते हैं और क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लाया हूं मैं आज। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पूरा अच्छे से रिवीजन करना है, नहीं तो कल का क्लास भी समझ में नहीं आएगा। कल क्लास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्या करना है, ठीक है, और क्या करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है Sc2+ से लेकर Zn2+ तक, सब में, सबका यहां से लिखते जाना है और सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। सब लोग करेंगे, फोटो चेक करूंगा वीडियो कॉल पे, सब लोग ये होमवर्क करेंगे। ये नहीं करोगे तो कल का क्लास भी समझ में नहीं आएगा। तो क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। किसी एक दो बच्चों से वीडियो कॉल पे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब क्लास खत्म करेंगे। चलिए आज ये फटाफट हाय हेलो करने के लिए, ऋषि कुमार, हेलो ऋषि, कैसे हो? सचिन, अच्छे हैं सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ, फिलहाल तो बहुत थक गया हूँ 2 घंटा चिल्ला चिल्ला के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ अंजलि बताओ। तो मेरा नाम याद हो गया इतना जल्दी। हाँ, ए फॉर अंजलि बहुत आता है ना ऑप्शन में, इसलिए याद हो गया। यस सर, आज की क्लास सर बहुत अच्छी थी, सब कुछ समझ में आ गया। सिर्फ आज की अच्छी थी? पूरा सब अच्छा, हाँ आज पूरा मैथमेटिकल है ना, इसमें ज्यादा याद करने वाला नहीं है। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, सब। क्या बोलो? जैसे टीचर होंगे तो क्या एडिटर। अरे वाह 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 वाह, इतना प्यार, इतना प्यार। इनको कहाँ सर, सही लोग कह रहे हैं, ठीक है। और बताओ, और क्या कहना चाहते हो? यस सर, अब इतना अच्छा पढ़ाएंगे, नहीं दोगे तो पाप लगेगा ना ठीक है, ठीक है। बताओ, और बताओ क्या बोलना चाहते हो? बोलो। पढ़ाते भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। शायरी तो आपकी बस कुछ कहने लायक नहीं है, इतनी बेकार है? सच में बहुत अच्छी है। अच्छा आप अच्छा जो लिखते हैं वो भी बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। सर आप शायरी खुद से लिखते हैं? नहीं, सारी की सारी खुद से लिखी नहीं रहती है, कुछ खुद से भी लिखी रहती है, कुछ बड़े बड़े शायरों की रहती है, जैसे राहत इंदौरी साहब की, गुलजार साहब की। ये जो पुराने शायर थे ना, जो मतलब उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद आती है। और ये सब कॉलेज का स्टॉक है, कॉलेज में मैं हर फंक्शन में
एंकरिंग करता था, शायरी बोलता था। ये जितना बोलते हैं सब कॉलेज का स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुहानी, तुम्हारे बहुत डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में, एक दिन बहुत सारा डाउट मैं तुम्हारा बताया था। सुहानी, आवाज सुनाई दे रहा है? सर स्लाइड नंबर 10 से 12 के बाद सर जिंक और सर दोनों पुलिस में सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर जिंक जिसमें डेटा सर जिंक और जिंक प्लस 2 सर दोनों पुलिस में सर आप लगा दें सर उसमें डाल। बाकी लोग अपना ना वो माइक ऑफ करो, इको आ रहा है। स्लाइड नंबर 10। कितना स्लाइड नंबर सर को पता है, लेकिन जो जिंक और जिंक प्लस 2 मैंने करा रहे थे सर उसमें सर हाँ, ये तुम्हें दिख रहा है? बता रहे थे दोनों, एक बता रहे थे फुली फिट जिसके कारण नहीं हुआ था सर। हाँ, तो उसमें क्या डाउट है? फुल्ली फील्ड होगा तो स्टेबल होगा तो उधर जाना चाहेगा। तो सर दोनों फुली फिट होगा ना? अच्छा, नहीं वो 4s2 है ना वहां पे, तो एस का सही सवाल है, अच्छा सवाल है। 4s2 की वजह से एस का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकता है, लेकिन D10 अगर है तो वो अपना फुलफिल्ड डिस्टर्ब नहीं करने देगा किसी को। 4s2 का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 4s2 का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 का इलेक्ट्रॉन है ना, 4 का इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। तो इस ये अच्छा सवाल है। ये न सिर्फ Zn में लगेगा लेकिन Mn में भी तुम सोच सकते हो, वहां भी 4s2 पहले से भी 4s2 3d5 था, तो 4s का इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है इजीली क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब 3d5 की बात आती है तो स्टेबल है, तो स्टेबल से वो निकलना नहीं चाहेगा। आ रहा है समझ में? अच्छा सवाल है। यस सर। चलिए तो क्लास खत्म किया जाए, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सर। बाय बाय। आप सभी को एक बार फिर से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। सेम टू यू सर। चलिए तो क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। कल भी क्लास है ना? कल जो पढ़ाएंगे वो टेस्ट में आएगा। कल K2Cr2O7 और कलर कंपाउंड पढ़ाएंगे, कलर ऑफ कंपाउंड, ये टेस्ट में खूब आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। छठ पूजा की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोगों के सारी मनोकामना को पूरा करे, आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाए। ठीक है, बाय बाय।